आज मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत एक कहानी के साथ करना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमेशा ये बताती है कि एक नई चीज़ की शुरुआत करना, कोई इनोवेटिव चीज़ करना या फिर कुछ अद्भुत या अलग करना कितना मुश्किल और कितना अनोखा होता है। लोग आपको सराहना तो देते हैं कि आप कुछ नया कर रहे हो, आप कुछ यूनिक कर रहे हो, बट उन लोगों के लिए नई चीज़ अडैप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली जिस तरीके से मैंने एज ए एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने कुछ नया लाया था और वो बहुत मुश्किल हुआ था लोगों को बताना कि ये कुछ नया है। आज मैं एक ऐसी कहानी की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे ही कोई नई चीज़ की शुरुआत की। मेडिकल इकोसिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ के संस्थापक, जिनको मेरी टीम ने, मेरी रिसर्च टीम ने किंग ऑफ लैप्रोस्कोपी भी कहा, डॉक्टर संदीप दवे आज मेरे साथ हैं। बहुत बिजी रहते हैं एंड गेटिंग हिम इन दिस आई थिंक it's a very good thing for us and thank you so much sir for coming and I mean I hope you are feeling good being hijacked with us, sir. Yeah, it's something different. The word hijacked. Otherwise people used to call me for an interview, but the term hijack, yes, I like it. Totally, you people have hijacked me today. Yeah, I mean we are lucky to hijack you today. Because sir, talking to a doctor like this, whenever doctors comes into our mind, कभी भी डॉक्टर दिमाग में आते हैं ना, सबसे पहली चीज़ एक ही चीज़ होती है सर, सीरियसनेस, है ना। तो टुडे आई वुड वांट कि मैं संदीप दवे से बात करूं, डॉक्टर संदीप दवे से नहीं। मैं भी खुश होऊंगा सर कि आप डॉक्टर संदीप दवे से बात ना करें। हाँ सर, हम भी वही चाहते हैं, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ एज ए डॉक्टर संदीप दवे। So thank you so much again. सर, मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहूँगा जो बचपन से लेके हमेशा मेरे दिमाग में सवाल रहता था, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर से मिलूंगा, वो भी आपसे मिल गया आज, तो ये मैं मौका छोड़ूंगा नहीं पूछने का। सर, द फर्स्ट थिंग विच पॉप्स अप इन माई माइंड व्हेन वी टॉक टू डॉक्टर्स इज मोनोटनी। एक ही चीज़, उस चीज़ को बार बार करना। आज एज अ एंटरप्रेन्योर मैं देखता हूँ, जब हमारी टीम में ही कोई एक ही चीज़ बार बार करते हैं ना, तो वो अपने जॉब से बोर हो जाते हैं। और ये तो आई थिंक दिस प्रोफेशन इज़ अ गॉड्स प्रोफेशन वेयर यू आर ट्रीटिंग इन ह्यूमन बॉडी। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ सर, डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, मिसिंग योर संडेज, ये मोनोटनी, ये सीरियसनेस कैसे ये मेंटेन रहती है सर? सी बेसिकली आप जो बोलना चाह रहे हैं, तो वो शुरुआत उसकी तभी से हो जाती है जब आप इस प्रोफेशन को चुनते हैं। आपको मालूम रहता है कि आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, और इसीलिए आप अपनी कॉलेज लाइफ में कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर लेते हैं। बिकॉज आपको मालूम रहता है कि आप जब भी सर या तो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या प्राइवेट जॉब में जाएंगे। प्राइवेट जॉब में जाएंगे आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी क्लोज टू योर पेशेंट्स, यू हैव टू बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम्स। आप घड़ी देख के कि मेरा 9 बज गया मैं मरीज नहीं देखूंगा, ये नहीं हो सकता। सो यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू नो दिस। सो मेरा एक ही मानना था कि शुरू से ही मानना था, एंड माई फादर यूज्ड टू से your first wife is your profession. So I follow that. So my wife is my profession, first wife, definitely. And जो आधिकारिक रूप से मेरी वाइफ है, वो भी मानती हैं इस बात को, और उनका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है। And my kids also, those who have supported me a lot, कि भाई मैं अपने काम में लगा हूँ, तो they have not complained it कि आप तो टाइम ही नहीं देते हो। So that thing has never happened with me, and the family support and everyone has helped me a lot to do what I wanted to do. क्योंकि वो मेरा एक आप बोल सकते हैं कि I seriously want to get engaged into doing the same job, maybe same job, but it gives me pleasure. It gives me a kick. जिस दिन मैं नहीं करूंगा उस दिन मैं शायद ज़्यादा बोर होऊंगा। संडेज आई डोंट लाइक, एंड बिफोर दिस ईयर, सिंस लास्ट 1.5 years only, I have stopped working on Sundays. Otherwise I used to operate on Sundays also. Sir, if you remember when the first time we met,
वो संडे It था। was a Sunday It was a and I was Sunday. in the operation theater. Yes, yes. And we were shocked क्योंकि सर लास्ट टाइम हमने बहुत पार्टी की थी रात को 2 बजे तक और 8 बजे आपने हमको बुला लिया था। तो मुझे वो वक्त भी याद है। सर प्रोफेशन से एक बात निकलती है, whenever you start something, whenever you go on to something, आपका एक अंदर का इथॉस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो रिसर्च के दौरान सर मैं कुछ लोगों से मिला जो आपको बहुत टाइम से जानते हैं। बिफोर रामकृष्ण यू हैड अ वेरी स्मॉल क्लिनिक इन बूढ़ा तालाब। और मुझे याद है सर, आज भी ये लोग बोलते हैं शहर में कि आपका उस समय नेचर ऐसा था कि कोई भी आता था और आप उसका मुफ्त में उस समय इलाज कर देते थे। आप इलाज करके भेज देते थे उसको, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, वो गरीब हो अमीर हो, वो कोई भी आता था आप उसका इलाज करते थे। और यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई हियर इज कि आज के ज़माने में जब हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं कि आप ये चीज़ मेंटेन कर सकते हो कि भाई आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो कि आप लोगों को फ्री में हेल्प करना उस समय के ज़माने में, क्योंकि सर आज ये देखने को नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं आज भी लोगों को जो नीडी हैं उनकी सहायता करके खुश होता हूँ। हाँ, डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं और बुढ़ापारा के दिन मैं भुलाए नहीं भूलता हूँ। और आज भी अगर मेरे को कोई बोलेगा कि क्या आप बुढ़ापारा की ज़िंदगी वापस जीना चाहेंगे, तो आई लव टू डू दैट, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। क्योंकि हेल्थ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं भी है तो भी मेरा इलाज हो जाएगा, और ये उम्मीद रखता है। क्योंकि ये स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर एक बीमार व्यक्ति, उसका परिवार परेशान, सब लोग आजू बाजू के लोग परेशान कि भाई लंबी बीमारी हो गई और अभी तक के ठीक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप उनको भी बहुत ज़्यादा आहत रहते हैं, चोट लगी रहती है, और फाइनेंशियली मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक हम लोग तक पहुंचते हैं ड्रेन आउट हो चुके रहते हैं। करेक्ट। और उस वक्त उनकी किस प्रकार से सहायता की जाए, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। और हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, मैं गारंटी नहीं दे सकता आज की तारीख में, बट डेफिनेटली जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी और आज जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, द प्लेथोरा ऑफ डिजीज हैज टोटली चेंज। करेक्ट सर। ठीक है, उस जमाने में एक सिंपल एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन क्लॉक्सासिलिन काम कर जाती थी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्टन माल प्रैक्टिसेस, सर्टन क्वैक्स इन द सोसाइटी, good antibiotics have been used prior also, and when the patient reaches to us already exhaust हो चुका है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स उसको लग चुकी हैं। सो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट आपको मैं बता रहा हूँ 70% इज इन्वेस्टिगेशन एंड फार्मेसी मेडिसिन, रेस्ट 30% इज ओनली हॉस्पिटल, 70% गोज टू मेडिसिन एंड इन्वेस्टिगेशंस। सो कहीं ना कहीं हम खुद जवाबदार हैं आज की स्थिति में पहुंचने के लिए। सोसाइटी उतनी ही जवाबदार है, क्योंकि उसने उभरते हुए चैलेंज को नहीं देखा कि भाई हम इस प्रकार से इन लोगों के पास जा रहे हैं, हमको वायरल फीवर में भी एंटीबायोटिक खिला रहे हैं। अब वायरल फीवर में कोई इन्फेक्शन नहीं, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन जिसमें आपको कोई एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, आप उसमें भी एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली रेजिस्टेंस तो डेवलप करेंगे। करेक्ट। और जब आप ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी डॉक्टर को, आपको अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ट्रीट करना। सो ऑल दीज सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड एंड दैट हैज मेड द मेडिसिन कॉस्टली। पर उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसी वीक की बात करूँ तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने एक बायलैटरल जॉइंट रिप्लेसमेंट अभी फ्री किया। बायलैटरल जॉइंट रिप्लेसमेंट करना, फ्री करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माई इथोस, माई एथिक्स टू हेल्प टू द पेशेंट हु कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट कॉस्ट। जब पहली बार आपने लेप्रोस्कोपी की थी सर, और उसको 95 में आपने रिकॉर्ड किया था,
और मैंने ये भी अपने रिसर्च के दौरान समझा कि जब आप कर रहे थे सर्जरी तो बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर बैठ के देख रहे थे कि हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, एंड इट वाज लाइक अमेजिंग कि अरे ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आई है। उसके बाद सर उस इकोसिस्टम को उस समय डेवलप करना, लोगों को बिलीव कराना कि आप ये कर सकते हो। और दूसरा पार्ट इसमें ये है कि आपने वो की इंट्रोड्यूस करवाई छत्तीसगढ़ में। आई थिंक उस समय छत्तीसगढ़ का गठन भी नहीं हुआ था सर, तब की बात है ये। और उसके बाद आपने ये मिशन बनाया कि यू जस्ट गो एंड रोम अराउंड द स्टेट, यू विल बी अ वॉन्डरर। आप हर जगह गए और वहां पे बोला है। तो सर वो 100% चैलेंजिंग तो रहा होगा, क्योंकि आप नई चीज ला रहे हो और उस समय तो टेक्नोलॉजी और ज्यादा बैकवर्ड ही थी एज कम्पेयर टू टुडेज वर्ल्ड। हाँ, कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो उस दौर को, उस शुरुआत को कैसे देखते हैं सर? वो बहुत कठिन समय था सर, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि उस जमाने में सर्जन को नापा जाता था कि जितना बड़ा चीरा उतना बड़ा सर्जन। अच्छा, ठीक है, सर्जन का नापने का जो पैमाना था कि जितना बड़ा सर्जन उतना बड़ा चीरा। और जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लेके आए तो हार्डली 10 mm का एक छोटे छोटे 4-5 लोग छेद कर रहे थे। तो सबका यही कहना था कि इतने छोटे चीरे से आप इतने मेजर अंग को कैसे निकाल लोगे, या आप इतनी मेजर सर्जरी कैसे कर लोगे, जिसके लिए आपको 4-4 असिस्टेंट लगते हैं, आपको इतने रिट्रैक्टर्स पकड़ के वहां तक पहुंचना पड़ता है, तो आप इसको कर कैसे लोगे? एंड पीपल वर इवन, लेट मी टेल यू, आई वोंट नेम, few of my teachers also raised question about it, about laparoscopic surgery. ये कैसे होगी? And with Dr. Kriplani, we organized a first workshop in Raipur, and along with him, Dr. J.B. Agarwal was also there. So both of them visited Raipur, demonstrated cholecystectomies, gallbladder surgery. And the worst part was that Dr. Kriplani had to convert. Because it was there were certain anatomical issues, and at those times, and because he was doing in a government setup, so at those times people don't want to take much risk, क्योंकि अगर कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो और उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो, या पेशेंट की लाइफ से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, वो कोई नहीं चाहता। सो उनको कन्वर्ट करना पड़ा। अब उस वक्त फिर सब ऑडियंस में देखो अल्टीमेटली खोलना पड़ गया। सो एक्सेप्टेंस वाज नॉट देयर। सो मुझे करना ये पड़ा कि मैं ओपन सर्जरी की कॉस्ट पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता था। पेशेंट को मैं बहुत कम बार ये बताता था कि मैं आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ। उनकी कंसेंट दोनों की लेता था, ओपन/लैप सर्जरी। और जब लैप हो जाता था तो उनको बताता था कि मैंने आपका ऑपरेशन दूरबीन से हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। और उनको फिर बैठा के आई यूज्ड टू शो देम, बिकॉज उस जमाने में वीडियो कैसेट्स होते थे जिसमें मैं रिकॉर्ड करता था। सो आई यूज्ड टू शो देम ऑन अ VCR द होल सर्जरी। Either me or one of my assistant used to sit with them for complete 45 minutes, 1 hour, and show them each and every step of operation. क्योंकि उस समय हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम कॉन्फिडेंस तो जीते हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस तो आए कि हाँ इस तरीके से भी सर्जरी पॉसिबल है। करेक्ट। सो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम, एंड देन आई स्टार्टेड मूविंग अराउंड डिफरेंट प्लेसेस इन छत्तीसगढ़। और वहाँ जाके मैं ऑपरेट जब करता था तो एक टीवी बाहर लगा लेता था, और वो लाइव टेलीकास्ट आप मैच का करते हो, मैं सर्जरीज का करता था। सो लाइव जितने भी रिलेटिव्स पेशेंट के बैठे हैं, वो हॉल जो रिसेप्शन हॉल रहता था, वहाँ पर एक बड़ा सा टीवी लगा के उसमें वो सर्जरीज लाइव दिखाता था। सो दैट इज हाउ आई एक्चुअली प्रोपोगेटेड, और आई मेड पीपल अवेयर अबाउट द सर्जरी, and gradually people started accepting it. तो इस प्रकार से स्टोरी चलती रही सर। सर एक चीज मुझे और मेरे दिमाग में आती है हमेशा, एक डॉक्टर वो अपने आप में इतना ही उसका जो ज्ञान का घड़ा है, इतना सारा है, इतनी इंफॉर्मेशन है उसके दिमाग में। तो ये वाले टाइम में सर जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो ये था कि
आपने सर्जरी की, दैट इज अ मेडिकल नॉलेज विच यू हैव, बट सर दूसरी चीज है एक एंटरप्रेन्योरल सोच कि मैं आई आल्सो बी अ लीडर, आई आल्सो गेट अ लॉट ऑफ पीपल टू डू थिंग्स, तो मैं ना वो वाला माइंड जानना चाह रहा हूँ सर। सर देखो, मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था, ये मैं अपने पिताजी को पहले दिन से बता दिया था। मेरा एक और हिस्सा है जिसमें मैं गया हूँ, मैंने ज्वाइनिंग भी दी है और उसी दिन रेजिग्नेशन भी दिया है। अरे क्योंकि था, प्रेशर था उस वक्त, तो सरकारी नौकरी मैंने सिर्फ कुछ दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए की, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाया। मैंने अपने फादर को बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मैं नहीं कर सकता, और मैंने घर में दोनों जन, मेरे फादर और मेरे ब्रदर को, दोनों को सरकारी नौकरी करते देखा था। कि सर्जन था तो ये भी जानता था कि बिना नर्सिंग होम के काम नहीं चलेगा। तो जब नर्सिंग होम बनाया 1994 में, जब मैंने उसका 1992 में सॉरी मैंने जब उसको चालू किया बुढ़ापारा में, सो आई स्टार्टेड विद जस्ट 17 बेड्स, और साल 1.5 साल के अंदर ही हमको समझ में आ गया कि वी नीड मोर नंबर ऑफ बेड्स। और बाय 2000 इट वॉज नॉट माई विजन, इट वॉज माई वाइफ्स विजन, कि उसको समझ में आ गया कि इस आदमी को उड़ने के लिए थोड़ी और बड़ी जगह चाहिए। करेक्ट। इसको अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो ये फ्रस्ट्रेट होगा, और इसको स्पेस चाहिए, और बेटर है कि बड़ा स्पेस चाहिए। सो लेट अस मेक अ बिग हॉस्पिटल। सो दैट्स हाउ वी शिफ्टेड टू रामकृष्ण पचपेड़ी नाका। ओके। फिर यहाँ पे भी स्टोरी खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद में कुछ दिनों में, कुछ महीनों, सालों में ये समझ में आया कि यार दुनिया सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ रही है, और सुपर स्पेशलिटी मीन्स यू नीड टू हैव सर्टेन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स विथ यू। कार्डिक हो, न्यूरो हो, यूरो हो, नेफ्रो हो, सब आपको सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। सो दैट मेड मी टू मेक arrangements or to make me align with care and join hands with care. क्योंकि उस जमाने में सबसे बड़ी दिक्कत थी सुपर स्पेशलिस्ट को रायपुर लाना। करेक्ट। रायपुर में कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि बड़ा स्मॉल टाउन, उसको कोई वैसा नज़र नहीं आता था, ग्लैमर नहीं नज़र आता था, कोई स्कोप नज़र नहीं आता था। और सुपर स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता था कि दे विल प्रैक्टिस इन मेट्रो सिटीज ओनली इन बिग हॉस्पिटल्स। तो बड़ा अस्पताल बनाना है अगर, और उसको और बड़ा बनाना है, तो आपको सिर्फ बिल्डिंग से तो कुछ नहीं होता सर। करेक्ट। यू नीड मैन पावर, यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड टेक्नोलॉजी। उसके बिना नहीं हो सकता। करेक्ट। सो यही सब रीजंस हैं जिसके कारण मैं टेक्नोलॉजी में भी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है आई गो फॉर इट, एंड कोई भी ब्रांच नहीं आती है आई गो फॉर इट। सो आई ट्राई टू गेट दैट कंसल्टेंट ऑन बोर्ड एज सून एज पॉसिबल। करेक्ट। सर जब भी हम बात करते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, आज तो मैं देखता हूं कि काफ़ी हॉस्पिटल्स आ गए हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी अलग अलग रिसोर्सेज में बदलाव हो गए हैं। सर आज भी एक मिसकंसेप्शन है सर, किसी और की तो छोड़िए, मेरा भी है। इफ समथिंग हैपेंस टू मी और माई नियर एंड डियर, द फर्स्ट थिंग, कई लोग का भरोसा भी है, अगर इमरजेंसी है तो आप चले जाइए रायपुर में हॉस्पिटल में, अगर आप रुक के कहीं दिखा सकते हैं ना तो आप बॉम्बे जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप हैदराबाद जाइए, ऐसा हमेशा बोलते हैं सर, जो जनरली फेस करते हैं। आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ ही यही होता होगा सर। जबकि मैंने जब मेडिकल इंडस्ट्री के साथ 2-3 साल से काम किया, काफ़ी डॉक्टर्स के साथ, सर जो वहाँ था वो यहाँ है। और इससे एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर, रामकृष्ण में जब मैंने रिसर्च की, समझ में आया जो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है सर, मैं सरप्राइज हो गया सर वो जान के, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था सर। तो ये दोनों बातों का सर मैं आपसे आंसर चाहूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बीमारियां 90% ऐसी बीमारियां, 90 से 95% ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आज की तारीख में बड़े आराम से रायपुर में हो सकता है, और आपको रायपुर छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उसके रीजंस भी हैं।
सबसे पहला कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो आपने बोला, ठीक है। दूसरा, आपको बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ या बहुत सारी तकलीफों में, किसी नई जगह में, किसी नए शहर में, जहाँ पर अगर आपको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ जाए या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए या पैसों की भी ज़रूरत पड़ जाए, आज तो खैर बहुत डेवलप हो गई हैं चीज़ें, आपको इंटरनेट बैंकिंग हो गई है, मनी ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती। बट स्टिल आपको जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको अपने शहर से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। करेक्ट। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिल सकता। करेक्ट सर। क्योंकि आपके जानने पहचानने वाले सब खड़े हो जाते हैं कि यार चल इसके घर में बीमार पड़ा है या सीरियस है, चलो अपन उसके पास में वहां पर कितने लोग आएंगे? सही बात है सर। ठीक है, और मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है तो आप ये सोचिए कि उस ट्रॉमा को आप अकेले झेल रहे हो वहां उस नए शहर में, और आपको यहाँ आने में तकलीफ हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि रायपुर छोड़ के आज की तारीख में, क्योंकि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के हर चीज का इलाज आज की तारीख में रायपुर में उपलब्ध है। जो टेक्नोलॉजी मुंबई में या इवन यूएस में होगी वो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में रायपुर में भी है। वही मशीनें हैं जो यूएस में है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक्सरे है तो सीमेंस का है, और सीमेंस मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में है। सीटी स्कैन है तो फिलिप्स का है या सीमेंस का है। सो ये सारी चीजें वहां पर भी वही हैं, फर्क कुछ नहीं है। फर्क कहां पड़ता है, कहां आपको बाहर जाने की जरूरत? फर्क वहीं पड़ेगा जहां आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज अगर हो रही है, जिसके कुछ गिने चुने विशेषज्ञ ही या तो ग्लोबली या नेशनली अवेलेबल है, या आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसका इलाज आपके शहर में उपलब्ध नहीं है, तभी मुझे लगता है कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता है। अब अगर आप लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के लिए बाहर जा रहे हो, आज की तारीख में शहर में ऐसे कम से कम 50 लोग होंगे जो लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। सो फिर वहां जाने की जरूरत क्यों है? आपके बजट के अंदर है, आपको सब चीजें आपके शहर में मिल रही हैं। रोबोटिक्स में भी है ऐसा? जी, रोबोटिक्स में भी है। रोबोटिक्स आपको बोलता हूं, आज यूएस में कौन सा रोबो होगा? द मोस्ट एडवांस रोबो इज दा विंची एक्स और XI। करेक्ट। विच वी हैव। द सेम दा विंची इज with us. The same mantra is being is present or is procured by some other hospital. So ऐसा मुझे नहीं लगता। जो वर्ल्ड के बेस्ट 4-5 रोबो हैं वो रायपुर में है सब लोगों के पास में। सो मेरा ये मानना है कि ऐसी ही कोई बीमारी जिसका कि इलाज जब तक के रायपुर में संभव नहीं है तो ही आप रायपुर छोड़ के, क्योंकि अल्टीमेटली जो रायपुर में होना है वो बाहर होना है। चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका आउटकम हो, चाहे आपका फेट हो। Correct. जो कुछ भी है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको जाना है, रायपुर हो चाहे बाहर हो। आप उस अगर आपकी आई है, क्योंकि वो तो भगवान ने लिख के भेजा है, वो मैंने नहीं लिखा, वो तो ऊपर वाले ने लिख के भेजा कि भाई इतने घंटे में, इतने मिनट में, इतने सेकंड में तुम्हारे मृत्यु का योग है, तो वो है। सर, साइंस और गॉड, हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन बोथ? लाइक आपका उसमें क्या आइडियोलॉजी है? बॉस एक चीज बता दो, आई ट्रीट ही क्योस। मैं इसमें बिल्कुल भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। और जिस दिन किसी भी व्यक्ति को ये घमंड हो जाए कि जो कुछ मैं कर रहा हूं मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, उस दिन ऊपर वाला उसको निपटा देता है। अच्छे से निपटाता है। उसको आप नहीं छोड़ सकते। उसकी प्रेजेंस को आपको मानना पड़ेगा। आप कई बार ऐसा होता है, आप बहुत अच्छा ऑपरेशन करके निकलते हो, 1 घंटे बाद मरीज नहीं बचता है। आपने ऑपरेशन बहुत अच्छा किया था, अनफॉर्चुनेटली उसको MI हो गया। अब उसमें किसका दोष? शायद ऊपर वाले ने वही तरीका लिखा था उसका। करेक्ट। और मुझे माध्यम बना दिया। हाँ। कि भाई तूने ऑपरेट करना है तो ऑपरेट कर, पर मैंने तो इसका निश्चित किया कि जैसी तेरी सर्जरी खत्म होगी उसके 1 घंटे बाद इसको हार्ट अटैक आएगा जिससे नहीं बचे। सो भगवान का वजूद आपको मानना पड़ेगा, ईश्वर का वजूद आपको मानना पड़ेगा। और हमेशा
मैं आपको बता दूं, मैं मेरी दिन की शुरुआत आपको मालूम है कि जिम में होती है, और मेरे जिम में कोई मैं डिस्को म्यूजिक नहीं लगाता, मैं भजन लगाता हूँ। हाँ। और हनुमान चालीसा से मेरी भजन जिम की शुरुआत होती है। बहुत सो आई स्टिल बिलीव इन दैट। इंटरेस्टिंग सर। सर ट्रांसप्लांट कि मेरे को डिफरेंशिएशन ये बताइए सर, कैसे हम लोग ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं बाकी शहरों से नंबरिंग में? मैं आपको बताता हूँ, उसका भी कारण बताता हूँ। मेरे लिए ट्रांसप्लांट कमाने का जरिया नहीं है, पैसा कमाने का। क्योंकि वो चाहे वो लीवर का ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी का ट्रांसप्लांट हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे लंग का हो, ये मरीज ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट हैं। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आज उनका ट्रांसप्लांट हो गया, खास करके किडनी ट्रांसप्लांट, उसको जिंदगी भर दवाई खानी है और उसके लाखों रुपए खर्च और होने हैं। अच्छा। पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसेंट जो दवाइयाँ होती हैं कि किडनी रिजेक्ट ना हो, उसके लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। सो उसके खर्चे बने हुए हैं, एक रिकरेंट खर्चा उसका हर महीना है। और अगर वो खर्चा नहीं करेगा तो वो इन्फेक्शन के कारण मर भी सकता है, उसका रिजेक्शन हो जाएगा, वो मर भी जाएगा। सो बेसिकली मैंने इसको कभी भी पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया, अभी तक के तो नहीं बनाया, और आगे भी कोशिश करूंगा कि नहीं बनाऊं। और मैंने ये कोशिश की कि भाई जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो उसका खर्चा लगना है दवाई जांच का और बाकी सारी चीज़ों का, वह निकाल करके अगर हमको कुछ नहीं भी बचता है पर हमारा अगर खर्चा निकल भी जाता है, सो वी आर हैप्पी। सो लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट का मेन यही है, क्योंकि इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं सर, जिनको ज़रूरत है। करेक्ट। जो नीडी है, बट बिकॉज पैसों के अभाव में या किसी चीज़ के अभाव में वो नहीं करवा पा रहे हैं, या उनके पास डोनर नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बात करूँगा कि और अंगदान, एक ज़माना था रक्तदान महादान, आज के ज़माने में अंगदान महादान है। लोगों को आगे आना चाहिए और ऑर्गन डोनेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि लाखों लोग किडनी के लिए और लीवर के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, और उनको उनके अंग मिल नहीं पा रहे हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत सारे यंग लोग हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम सब हो रहे हैं। यू वोंट बिलीव, आई हैव ऑपरेटेड अपॉन माई मदर, आई हैव ऑपरेटेड अपॉन माई डॉटर। That is insane. And when I was going to operate upon my mother, a day before I asked Dr. Kriplani, सर आप आओगे क्या, मुझे मेरी माँ की सर्जरी गॉल ब्लैडर की करनी है। सो उन्होंने एक ही वाक्य बोला था, वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य हो गया। उन्होंने बोला, बेटा अगर तुम अपनी माँ को ऑपरेट नहीं कर सकते तो तुमको दूसरे पेशेंट्स को भी ऑपरेट करने का कोई हक नहीं है। वाओ। सो बेटर यू ऑपरेट योर मदर योरसेल्फ। तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये मान के चलो। दैट वाज द स्टोरी। सो पेशेंट, वो टेबल पे पेशेंट है और वो मेरी किसी न किसी स्किल से ठीक हो सकता है, तो आई हैव टू अप्लाई ऑल माई नॉलेज, ऑल माई स्किल टू क्योर दैट पेशेंट। सर ऐसा क्यों बोलते हैं हमेशा, मतलब जितने भी यहाँ बैठे हैं, सम ऑफ देम आर माई स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम आर इन माई टीज टुडे। सर मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक भी आदमी ही बोलेगा वेन एवर वी एंटर टू द हॉस्पिटल, एक नैरेटिव, एक साइकोलॉजी बना हुआ है सर। और मैं अगर खुद मेडिकल इंडस्ट्री में काम नहीं करता तो मैं कभी जान नहीं पाता। वो है ओवरहेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। सर जब भी एंटर करते हैं, आज मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा अरे ये हॉस्पिटल जा रहा है, देख के जाना भाई, जाते साथ ही बिल चालू कर देंगे। सर ये क्यों होता है सर? मतलब एवरीवन सेज एंड अग्रीज विद दिस कि व्हेनेवर वी गो टू अ हॉस्पिटल, ये तो लूटता है हॉस्पिटल। सर ऐसा क्यों होता है सर? अच्छा, एक मैं आप में से कोई बताओ कि मेरे अस्पताल में कितने लोग काम करते हो? कोई बता सकता है कितने लोग काम करते हो? द वन वर नॉट फ्रॉम रामकृष्ण। टेल देम 700 शायद बहुत कम नंबर है, उसका दुगना है, जो कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी शायद नहीं होगा। सो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ रिक्वायरिंग 24/7/365 डेज, नॉट एक दिन भी आपका एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कम नहीं हो सकती, खास करके नर्सिंग।
यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। एक डॉक्टर नहीं आएगा चल जाएगा सर छुट्टी पे अगर, पर एक नर्स नहीं आएगी ना तो बैडली अफेक्ट होते हो। तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपको ये मेंटेन करना पड़ता है। तो लोगों को ये एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है ना वो कभी समझ में नहीं आएगी। फिर जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो लैंड कॉस्ट है, उसको तो मैं कभी कैलकुलेट करता ही नहीं करते। जो बिल्डिंग में सिविल कंस्ट्रक्शन में मेरी कॉस्ट हुई उसको भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो वियर एंड टियर होने हैं, जो लगने हैं, आज मैं सर्जरी कर रहा हूँ वो कितने दिन चलेंगे। अब आपको रोबोटिक सर्जरी का ही बता देता हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट मुश्किल से 8 या 10 केस चलता है। अच्छा, ठीक है, 8 से 10 से यूज से ज़्यादा वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट चलता नहीं है। और एक इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट 3.5 लाख 4 लाख। सो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट जो हॉस्पिटल की है, एक तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है और एक वेरिएबल एक्सपेंसेस। करेक्ट। सो यू कैन नॉट मीट बोथ द थिंग्स अनलेस एंड अनटिल। और मेरा जो जहाँ तक सवाल है, मेरा अगर आज की तारीख में मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 3.5 करोड़ तो मेरे को सैलरी, करीब 3.5 करोड़ तो सैलरी है। बाकी तो चीज़ें भूल जाइए। ऑन अ सैलरी अकाउंट आई नीड टू पे 3.5 करोड़ a month, not a year. That is huge. As it's literally very huge. So बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिन पे लोगों की नज़र नहीं पड़ती। उनको सिर्फ ये लगता है कि बॉस ये तो BMW में आ रहा है। अरे BMW में आने में भी मुझे 36 साल लग गए सर। आपका परिवार तो आपको BMW, जब आप अपनी शॉप पहले दिन शॉप में गए थे या कहीं गए थे, मतलब आप नॉट यू बट दूसरे लोग जो दोज हु कम फ्रॉम हेल्दी बैकग्राउंड, उनके घर में तो दूसरे दिन स्कूल भी शायद BMW में जाते थे। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो मुझे तो 36 साल लग गए BMW में आने में। बिल्कुल सर। सो आप मेरे स्ट्रगल को भी देखिए, मैंने कितनी एनर्जी वेस्ट की है, कितना टाइम कंज्यूम किया है, कहाँ कहाँ लगाया है। मैं साइकिल में पूरा मेडिकल कॉलेज पढ़ा हूँ। मेरे पास में कोई स्कूटी तक की नहीं थी, कोई उस वक्त तो मोपेड चला करती थी, मोपेड नहीं थी। मैंने पूरी MS सर्जरी तक के आई हैव गॉन ऑन अ बाईसाइकिल। सो ऑल दोज डेज हैव पास्ड। आई डोंट वांट टू रिमेंबर दोज डेज, बट डेफिनेटली ये सब चीज़ों को पब्लिक देखती नहीं समझ पाती है कि यार इस आदमी के ऊपर। और जब हम वी बिलोंग टू अ से मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली। ना मेरे फादर के पास में इतना पैसा था कि वो अस्पताल बना के दे सकते, और ना मेरे पास में इतना पैसा था कि मैं अस्पताल बना के, और इतना मल्टीप्लाई करता जाता, एक्सपैंड करता जाता, ग्रो करता जाता। सो यू हैव टू बोरो लोन एंड देन यू हैव टू रीपे दैट लोन। कोई आपको फ्री में तो देगा नहीं। करेक्ट। और उस पर इंटरेस्ट आप भी जानते हो कि इंडिया में कितना फ्लक्चुएट करता है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। So all those things were there. You have to repay your loan, you have to repay your vendors, you have to give salary to all your employees. आज तक के मेरे यहाँ किसी भी स्टाफ, मतलब जब से आज 36 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस में, एक दिन भी 1 घंटा भी देरी से सैलरी नहीं मिली है किसी को भी। That's what is the biggest challenge for me. Those who are working for me should get their payments on time. Amazing sir. I think ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, जो लोगों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा भी ये खुद मानना है, जब आप सर जब तक आप अंदर नहीं जाते तो आपको नहीं समझ में आता। जब अंदर गए तो समझ में आया दिस इज़ ह्यूज, कितने सारे वर्किंग हैं, स्टाफ्स हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट। सर जब भी डॉक्टर दिमाग में चीज़ें आती है, डॉक्टर आता है दिमाग में, एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगती है सर वी ऑफन डोंट सी हॉस्पिटैलिटी इन हॉस्पिटल्स। डिमांड सप्लाई का जो रेशियो है वो आप भी जानते हो कि हिंदुस्तान को कितने डॉक्टर्स और कितने अस्पताल और कितने नर्सिंग होम्स की आवश्यकता है। उसके कंपैरिजन में आज की तारीख में जितने नंबर ऑफ अस्पताल हैं वो बहुत कम है। और दूसरा ये है कि वहाँ पर एक सिस्टम काम करता है, ठीक है, हमारे यहाँ व्यक्ति काम करता है। अगर उनको संदीप दवे को दिखाना है तो संदीप दवे का जो एसोसिएट है उसको भी नहीं दिखाते। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर एक प्रोटोकॉल फिक्स्ड है कि आप इफ आई एम इन OT माय एसोसिएट विल सी यू,
एंड देन whenever I come I'll review you. पर ऐसा नहीं है, वो बैठे रहेंगे, वेट करेंगे टिल आई कम. करेक्ट. सो जो ट्रस्ट उनका एक सिंगल व्यक्ति के प्रति है वो डिफरेंट है फ्रॉम वेस्ट. और दूसरा जो मैंने कई फोरम्स पे इसका आंसर दिया कि यू हैव टू डेवलप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी हेल्थ केयर सिस्टम. कि अगर आज एम्स में भी सर्दी खांसी बुखार वाला जा रहा है, वहां की भीड़ बढ़ा रहा है, तो गलत हो रहा है. करेक्ट. एम्स इज अ क्वार्टनरी रेफरल सेंटर. वहां पर उसी लेवल के मरीज पहुंचना चाहिए जो कि एम्स के लेवल के हों. तो अगर सर्दी खांसी टट्टी उल्टी बुखार का मरीज वहां जाएगा तो भीड़ तो बढ़ेगी और लोड बढ़ेगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी. बट इससे आपको ये नहीं लगता कि ओपीडी में जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, बात करता है पेशेंट, सर उसमें कहीं ना कहीं फर्क आता होगा? कॉम्प्रोमाइज, देखिए मैं अभी भी बोलता हूँ, हम इंडियन डॉक्टर्स को कुछ शायद भगवान ने 6 सेंस दिया हुआ है या 7 सेंस दिया, जो भी दिया है, कोई एक डिफरेंट सेंस दिया हुआ है. और हम वेस्टर्न डॉक्टर से तो बहुत डिफरेंट है. आज भी हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशंस और इन्वेस्टिगेशंस पे कम भरोसा करते हैं, अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, खास करके इमरजेंसीज में. और वो जो 6 सेंस है हमारा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमको गलतियां करने से बचाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. मैं क्योंकि दोनों जगह एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, सो आई नो कि इंडियन सिस्टम आज भी बेस्ट है. और इंडियन डॉक्टर्स, वेस्ट में भी इंडियन डॉक्टर्स ही हैं जो कि ज़्यादा चल रहे हैं. सर वेस्ट से याद आया, यू वेंट टू अमेरिका फॉर योर ट्रीटमेंट ट्वाइस आई गेस, एंड 27 times you have been in the ventilator, on the ventilator. Why you are reminding me of bad days of? Sir, I think why I won't say it's a bad day. हो सकता है कि सर आप उससे कुछ ऐसा शेयर करें जो हमारे लिए प्रेरणाजनक हो जाए. सर मतलब ये मजाक नहीं है सर. वी आर सिटिंग विथ यू, टॉकिंग टू यू इन टुडेज वर्ल्ड 2025, जहाँ सिर्फ डिजिटल एज आ चुका है. सर मेरे हिसाब से जितना 5 साल में दुनिया बदला है उतना 100 में नहीं बदला है. ये तो फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है. तो सर ये हमको थोड़ा अचंभित करता है, थोड़ा सरप्राइज करता है, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि ये मतलब इतने बार मतलब वेंटिलेटर पे जाना, खुद बीइंग अ डॉक्टर, वो गट फीलिंग आपकी, उसके बाद गोइंग टू अमेरिका, जबकि आप यू नो एवरीथिंग अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो, सो वो फेस को सर थोड़ा याद करिए. सबसे पहले मैं आंसर आपको ये करना चाहूँगा कि व्हाट मेड मी टू गो टू अमेरिका. आई डिडंट वांट कि मैं जाऊँ वहाँ पर, but because that surgery was only possible in America and there was only one surgeon who could do that surgery. I had a rarest of the rare disease, tracheobronchomalacia, and therefore I had to go to America. Otherwise I would, if there would have been a surgeon in India, I'll have gone to him. That was the reason to go to America. Regarding my disease or regarding me going on ventilators n number of times, मुझे बहुत अगर मुझे कॉफ चालू होता था तो रुकता नहीं था, unless and until I am being put on ventilator and sedated and anesthetized. मतलब बेहोश कर दिया जाता था. That was the only treatment and I was put on ventilator and then gradually I was brought out of ventilator. So 1.5-2 साल तो इसी में बीत गए कि बीमारी क्या है ये समझने में. Then there was a physician, chest physician, who came from US, Dr. Atul Mehta, who diagnosed my disease, and he said कि you have to go to US to get it operated. You don't have any other choice. इसमें अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इतने बार में ये सब हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो अब आज that was 2018 most likely when I went to America. और सर्जरी के बाद में मैं उन दिनों को भूल गया हूँ. पर मैं मैसेज जो देना चाहता हूँ वो ये है कि हारिए मत. कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपको हारने की ज़रूरत है. लड़िए अपनी बीमारी से, इलाज उपलब्ध है तो लड़िए, और आपका डिसिप्लिन आपको बचाएगा. मैं शायद बच पाया तो मेरा एक ही कारण मुझे जो समझ में आता है कि मैं इस सर्जरी के पहले भी
एक्सरसाइज और जिम और डाइट, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, और उन्हीं सब चीज़ों ने मेरा रेस्पिरेटरी रिजर्व शायद बेटर रखा रहा, जिसके कारण मैं इतने बार भी वेंटिलेटर पे जाने के बावजूद निकल जाता था। सीइंग डेथ सो मेनी टाइम्स, कोरोना के टाइम में भी, अभी भी आप हॉस्पिटल्स में। सर अभी मैं कुछ टाइम पहले बनारस गया था, मैं वहाँ पे मणिकर्णिका का घाट गया था सर। मतलब वहाँ पे वो जो गाइड घूमता है सर, वो नाव में, वो उसने एक बात बोली सर, वो गाइड था, वहाँ पे काम करता, 16-17 साल उसकी उम्र होगी। वो मणिकर्णिका की तरफ हाथ, घाट की तरफ हाथ दिखा के बोलता है, ये जीवन का सच। सर मैं उस समय थोड़ा थम गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ। सर आप लोग कह रहे तो डेली, सर तो इससे डर लगना बंद हो गया है। डर तो लगता ही नहीं होगा, आई थिंक इट्स रॉन्ग वे टू से इट, नहीं, ऐसा नहीं है कि, मुझे ऐसा लगता है कि मौत से तो हर कोई डरता है, जिंदा हर कोई रहना चाहता है। करेक्ट। शमशान आपके मन में वैराग्य पैदा करता है, हॉस्पिटल वैराग्य पैदा नहीं करता। ठीक है, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी मिलती है, कई बार मृत्यु भी मिल जाती है, पर अच्छे से अच्छे अस्पताल में या खराब से खराब अस्पताल में मॉर्टेलिटी रेट इज नॉट मोर देन 5 to 8% और 10%। करेक्ट। तो 90% तो अच्छा हो रहा है ना मेरा। हाँ सही बात है। सो वेरी नाइस वे टू लुक एट इट। सो 90% जिस जगह से अच्छे होके जा रहे हैं, वो जगह तो अच्छी होगी यार, बट शमशान जिंदगी का अंत है, और वो सबके साथ होना है। एक ट्रुथ जो मतलब मतलब एवरीवन नोज इट, द लाइफ हैज टू एंड। द लाइफ हैज टू एंड। वो आप कभी नहीं बदल सकते, वो ईश्वर भी चाहे तो शायद उसने जो नियम बना दिया वो अब नहीं बदल पाएगा। सो लाइफ हैज टू एंड, वन हैज टू प्रिपेयर फॉर इट, वन शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ डेथ। मृत्यु से डरना नहीं, वो तो आज बैठे बैठे कभी भी आ जाएगी। एंड मैंने अपनी मृत्यु के बारे में भी सोच के रखा है, किसी दिन फुर्सत में बताऊं। सर हमने बहुत सारी टेक्निकल बातें की, मेडिकल इंडस्ट्री की बातें की। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो यू पर्सनली। चिल विल करते हो सर? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठता हूँ। और सर म्यूजिक आप आओगे, हमारे ऑपरेशन थिएटर में भी बजता है। अच्छा, तो ऑपरेशन थिएटर में म्यूजिक चल गई? म्यूजिक नहीं, ड्यूरिंग मैं कुछ सर्जन्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग सर्जरी चलाते हैं। हाँ। और हम लोग जो है वो इन बिटवीन सर्जरीज चला लेते हैं, या जो मेरा डॉक्टर्स रूम है वहाँ एक टीवी भी लगा हुआ है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। वो सारी चीजें जो आज की जनरेशन करती होगी, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, हम भी करते हैं। सर क्योंकि इन लोगों के लिए, हमारे लिए सरप्राइजिंग रहता है, क्योंकि सर आई नो यू, आपका रूटीन तो सर 80% ऑफ योर लाइफ, और आई थॉट से 90 ऑल्सो, वो हॉस्पिटल में ही निकली है। तो उसके लिए टाइम निकालना ये सब चीज के लिए मुश्किल। तो वही बिरयानी आ जाती है, चिकन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। वही आ जाता है यार। जगह देखो ऐसा है, बिरयानी खाने के लिए कोई जगह तो जरूरत नहीं है ना। सही बात है। जहां मिल जाए वहां खा लो, और जहां समय मिल जाए वहां खा लो। फेवरेट डिश है सबकी। ओटी में जितने लोग मौजूद हैं, मेरा जो स्टाफ भी है, ही ऑल्सो लव्स बिरयानी। तो हम लोग सेलिब्रेट बिरयानी से करते हैं। बहुत बढ़िया। जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तब समोसे से करते थे, क्योंकि उस वक्त उतनी हैसियत थी। सर आपको फर्स्ट सर्जरी याद है अपनी? डू यू रिमेंबर दैट मोमेंट? That was in medical college most likely, when I was given a very small minor surgery called sebaceous cyst. आपने देखा होगा, swellings हो जाती हैं, bumps हो जाते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी में। सो मेरे सीनियर जो रेजिडेंट थे, उन्होंने बोला यार चल रिमूव कर दे इसको। मैंने बोला खड़े रहोगे कि नहीं रहोगे? और कुछ काट कुटी दिया तो फिर दिक्कत। बोले नहीं। तो बेसिकली जो ट्रेनिंग का उसी पार्ट था कि बॉस तू कल ये पढ़ के आएगा, कल तेरे को ये करना है। सो
नाइट बिफोर वी मेक आवर OT लिस्ट, और जिसमें भी आप स्क्रब हो रहे हो, जो भी सर्जरी में अगर आप असिस्ट भी कर रहे हो या अगर आप कर भी रहे हो, सो बेस्ट प्रैक्टिस इज कि वो सर्जरी आप रिवाइज करके आ जाओ एक बार। सर तो आपको लगता है कि यंग जनरेशन जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजिकली तो वो बहुत साउंड है, उनको सब चीज़ की नॉलेज है, बट जो क्लिनिकल डायग्नोसिस भी होता है, या फिर ऐसा मैं रिसर्च भी करते दौरान मुझे पता चला था कि आजकल पुराने डॉक्टर्स का ये मानना है कि नए डॉक्टर्स को हड़बड़ी ज़्यादा रहती है, ऐसा सच है? ये फैक्ट है, पेशेंस नहीं है। एक दिन में अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब वो चाहते हैं कि हम आए, 7 दिन हुआ नहीं कि हमारी क्लिनिक के सामने, अस्पताल के सामने लाइन लग जाना चाहिए, पॉसिबल नहीं। वो ट्रस्ट गेन करने में टाइम लगता है। यू हैव टू हैव नंबर्स अंडर योर बेल्ट, यू हैव टू हैव रिजल्ट्स, यू हैव टू हैव आउटकम्स, खास करके सर्जिकल फील्ड में। और जैसा जैसा सर्जिकल फील्ड सुपर स्पेशलाइज होता जाता है, क्योंकि वॉल्यूम फिर आपका कम होता जाएगा, एक लिमिटेड एरिया ही की चीज़ें आप कर रहे हो। अगर आप यूरोलॉजिस्ट हो तो आप किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट ही कर रहे हो, तो उसका वॉल्यूम तो वैसे ही कम हो गया। एंड बाय द टाइम यू अर्न द ट्रस्ट ऑफ योर पेशेंट्स, आप 45 साल के, 40 साल के से 45 साल से तो ऊपर हो ही गए। सो उतना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो कमी है वो पेशेंस की है, और मुझे लगता है कि पेशेंस, और दूसरा मैं आपको बताऊं, आज की यंगर जनरेशन वो चाहती है कि भाई मैं 10 से 4 काम करूंगा, ठीक है, या 10 से 5 काम करूंगा, वर्क लाइफ बैलेंस। जो मुझे 5 बजे के बाद कोई कॉल नहीं आए, कोई इमरजेंसी का कॉल ना आए, कुछ ना आए, मुझे, मैं गिव मी माई स्पेस, मैं तो रात को पार्टी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे नहीं बुलाइए। ऐसा हो नहीं सकता। देन यू शुड हैव नॉट चोजन मेडिसिन। अगर आपने मेडिसिन ली है तो किसी भी समय, एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यू शुड बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। वो मैं यंग जनरेशन में शायद नहीं पाता। वो 9 से 5, 10 से 5, 11 से 5 वाला जो वर्क रूटीन है वो डॉक्टर के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा तो ये डिसिप्लिन, पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत गड़बड़ा गया है इनका। सर 30,000 लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, 10,000 ओपन सर्जरीज, ये नंबर्स बहुत पुराने हैं, और 40,000, मतलब जितनी मैंने पुराने- रिसर्च की थी, पुराने- टोटल 80,000, बहुत पुराने, वो भी उससे भी ज्यादा है। हो गया। आई हैव क्रॉस्ड 1 लाख। That is huge, sir. I crossed 1 lakh. Long back I have crossed. 1 lakh surgeries. It is huge, sir. I mean, एक वो मोमेंटम डूइंग दैट, नो, वो जो मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे सर, जो मसल मेमोरी में आपके आ गया है वो आ गया यार। अब तो क्या है, वो माइंड, ब्रेन और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोल लो, चाहे कुछ बोल लो। वो जैसे सचिन को बैटिंग में। हाँ, बैटिंग में आप बोल सकते हो, या किसी को बॉलर को बोल लो, बट वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है बस। और वो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। सर यूथ में आज की डेट में सोशल एंजाइटी, डिजिटल बबल जो ये आया है सर लास्ट 5 ईयर्स से, यूथ इज गोइंग क्रेजी, एंड इन इंडिया एक्सेप्टिंग मेंटल हेल्थ इज स्टिल अ टैबू, लोग नहीं मानते। और दूसरा ये बात है कि मेंटल हेल्थ जब किसी को कुछ होती है तो एक्सेप्टेंस नहीं आता। दूसरा, साइकाइट्रिस्ट का नाम सोचते ही हुए सामने वाले को लगता है कि कोई पागल हो गया है। तो सर ये इतनी सारी इंफॉर्मेशनल वर्ल्ड में ये एंजाइटी को कैसे यूथ कंट्रोल करे, और क्या बोलते हैं, जो भी ये ठहराव वाली चीज़ है, इसको कैसे यूथ समझे सर, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ बढ़ गया है और लोग इसको अभी भी टैबू मान रहे हैं। इसका मुझे जो आंसर सबसे सही लगता है, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को कम स्ट्रेस देंगी, फोकस्ड रखेंगी। और चौथा,
जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस सोशल मीडिया या सोशल जो भी आपका आप प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, जितने भी बोल रहे हैं, उसका एक फिक्स्ड टाइमिंग होना चाहिए जब आप उसमें उसको देखेंगे या करेंगे या क्योंकि ये तो बहुत पहले यूएस में, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आ गया सर। बट ये डोपामिन हिट करते जा रहा है ना, आप एक वीडियो देख रहे हो, आपको दूसरा अच्छा लग रहा है, दूसरा देख रहे हो, तीसरा। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो रील कल्चर हमारे यहाँ जो चालू हुआ है ना आज की तारीख में, वो सबसे खतरनाक है। और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस रील कल्चर को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी वल्गर चीज़ें भी परोसी जा रही हैं या रॉन्ग नॉलेज दिया जा रहा है किसी भी बारे में। वो गलत है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया अभी तक के सेंसर्ड नहीं है। हाँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस मांग को उठा चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ व्हाट प्रेशर गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप टूवर्ड्स इट, वो नुकसान ही करेगा हमारे यूथ्स को। और देख के दुख होता है कि मैं अस्पताल के में राउंड भी लेता रहता हूँ, तो गांव वाले तक, इवन ग्रामीण जनता, वो अपना मोबाइल पे बैठ के कुछ ना कुछ देख रही है मोबाइल। और हमको, अगर आप घर की भी बात करोगे, आप अपनी फैमिली में हो, तो मैंने कई बार ये देखा, कहीं पे गए हैं, किसी के घर में आप बैठने गए हो और वहां पर 4 लोग बैठे बैठे बात हो रही है, चाय आई, और आधे समय आपने देखा कि इवन योरसेल्फ आप मोबाइल में बिजी हो। तो आप गए क्यों? तो सोसाइटी का जो कल्चर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। और इस पे कहीं ना कहीं रोक, वो सेल्फ डिसिप्लिन से आएगा दोस्त। करेक्ट। वो कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकता, कोई लिटिगेशन लाके नहीं कर सकता। वो तो उतना सेल्फ डिसिप्लिन अब लोगों को लाना पड़ेगा। और मैं एक चीज मानता हूं, हर चीज का एक टाइम होता है, एक लाइफ होती है, एक प्लेटू आता है और उसके बाद उसका डाउनफॉल होता है। करेक्ट। तो इसका भी होगा, इसका भी होगा। सर, व्हाट हेल्थ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द यूथ? मैं पूरे इसमें देता रहा हूं, मतलब और अभी कोई फिर से टिप्स, हेल्थ टिप्स? अभी भी फिर से दे रहा हूं। टू हैव अ डिसिप्लिन लाइफ, नंबर 1, उठने का सोने का समय फिक्स होना चाहिए। ठीक है, खाने का समय फिक्स होना चाहिए, और डाइट भी डेफिनेटली आपकी बेटर होनी चाहिए, हेल्दी डाइट हो। अब हेल्दी का मतलब क्या होता है, ये लोग पूछने लगते हैं। सो 3 कंपोनेंट्स हैं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और तीनों ही एसेंशियल है। नॉर्मल इंडियन डाइट जो है, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ कीटो डाइट पे रहो या इस पे रहो, या हमारे इंडियन डाइट में लोग बोलते हैं प्रोटीन कम है। नहीं, अगर आप मिक्स करके ले रहे हैं हर चीज, राइस भी ले रहे हैं, दाल भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं है। सोया में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रोटीन है। क्वांटिटी कम हो सकती है, सो आपको थोड़ा सा हो सकता है मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़े। चना है, उसमें प्रोटीन है, सो ऑल दोस थिंग्स कैरी प्रोटीन। आपका ये भी मानना है कि जो प्रोटीन इनटेक है वो हम वेजिटेरियन डाइट से भी उतना ही ले सकते हैं? उतना ले सकते हैं जितना आप नॉनवेज, आप जो सोचते हैं कि नहीं सिर्फ नॉनवेज में ही प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। सर, अमीनो एसिड? अमीनो एसिड तो बेसिक कंपोनेंट है प्रोटीन का ना, तो वो आपको सब कुछ मिल रहा है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। सारी चीजें वेज डाइट, हमारे ऋषि मुनि क्या लेते थे यार, 100 साल जिंदा रहते थे, वो तो कंदमूल खाते थे। सही बात है। वो तो कुक भी नहीं रहता था। सो ऐसा नहीं है। हमने खुद अपनी डाइट ऐसी बना ली है आज की तारीख में, और उसमें खूब सारे मसाले भी ऐड कर दिए। सो ऑल दोस थिंग्स आर स्पॉइलिंग अवर डाइट। सर, छत्तीसगढ़ में आप कमिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? और रामकृष्ण केयर इसमें आगे चल के, जैसे ऑन्कोलॉजी में मैंने सुना है कि एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो क्या क्या नई चीज़ें आ रही है, और सर कैसे इसमें डेवलपमेंट होगा? और छत्तीसगढ़, if you ask me, is going to be a health hub in coming 5-10 years. It will be, क्योंकि लोकेशन का सबसे बड़ा फायदा होगा, कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा होगा। हार्ट ऑफ द कंट्री कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री,
एंड जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ऑल्सो पीपल आर कमिंग टू छत्तीसगढ़ बिकॉज ऑफ जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स डेफिनेटली ज़्यादा अवेलेबल हैं बनस्पत दूसरे स्टेट्स के। सो माइग्रेंट्स भी बहुत आ गए हैं, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, बहुत सारी जगह से, और उनके रिलेटिव्स भी, वो अपने रिलेटिव्स को भी रायपुर या छत्तीसगढ़ बुला रहे हैं। सो हेल्थ सेक्टर का भविष्य छत्तीसगढ़ में बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग वे टू गो, और मुझे ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अब छत्तीसगढ़ में आएंगे। उसके साथ साथ नर्सिंग होम कल्चर भी ग्रो करता रहेगा। छोटे सेटअप्स कभी भी इंडिया में ख़त्म नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा से मानता हूँ कि छोटे सेटअप्स बैकबोन हैं हेल्थ सेक्टर के, उनको डेवलप होना है, उनको ग्रो करना है। जहाँ तक रह गया सवाल टेक्नोलॉजी का, तो एआई के आने का, एआई का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन इस हेल्थ सेक्टर में होता है, वो हम देखना बहुत, मतलब वी आर ऑल्सो एंशियस। अभी सिर्फ डायग्नोस्टिक्स में, कुछ रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में एआई का उपयोग हो रहा है, और आने वाले समय में एआई का बहुत यूज होगा। सर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर में भी मैंने पढ़ा है कि काफी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। थिंग्स आर इन पाइपलाइन, लेट्स वेट फॉर 2.5 years। और आज की तारीख में आप ये भी जानते हो कि कोई चीज़ अगर यूएस में आती है तो इट डजंट टेक्स मोर देन अ मंथ और अ ईयर फॉर दैट टेक्नोलॉजी टू रीच इंडिया और टू रीच आवर स्टेट। सो ब्राइट है सर, फ्यूचर बहुत ब्राइट। सर कैंसर का क्योर आएगा कभी? कैंसर आज भी क्योरेबल है, लेवल 4। सर वही मैंने बोला ना, आस्थमा का कोई क्योर है, डायबिटीज का कोई क्योर है? नोबडी थॉट ऑफ क्योरिंग डायबिटीज, बट आज की तारीख में अगर आप ओबीज हो और डायबिटिक हो, योर डायबिटीज इज क्योरेबल बाय बैरिएट्रिक सर्जरी। ठीक है, दैट इज क्योरेबल। सो आंसर देखिए, हो सकता है कि जब कोविड आया था और आज कोविड, आज यू हैव अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड, करेक्ट, आज नोबडी डाइज, एट दैट टाइम इट वाज अ सरप्राइज। कैंसर भी आज की तारीख में 80-90% कैंसर क्योरेबल है, ब्लड, ऑल ब्लड कैंसर्स आर क्योरेबल, ऑल लिम्फोमास आर क्योरेबल। सो बहुत सारी ऐसे कैंसर्स हैं जिसको हम जीत चुके हैं। कैंसर कोलन सर्वाइवल, वो ये डिफरेंस यही है कि सिर्फ लाइफ और डेथ नहीं है, हाउ मच लॉन्गिविटी and what quality of life during that length of survival is possible by treatment. Correct. Is more important. Correct. I think sir I loved it. Thank you so much. मजा आया।